शार्क टैंक पे आया अब तक का सबसे ज्यादा हार्श एपिसोड। तू तो बस वॉनबी सुपरस्टार है भाई तू। सिड 07 जो एक हाई अचीवर लड़का है, वो शार्क टैंक पे जाके कैसे इतने मुश्किल स्टेट में पड़ जाता है। आपने तो उसकी बेचारे को इतना डिमोटिवेट कर दिया है। मैं एटलीस्ट उसको कुछ होप तो दे रहा हूँ लाइफ। जिसने अपने आइडियाज को लेके बहुत कुछ सोचा होता है, बहुत सारी चीजें सोची होती है कि मैं कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल बना, और उसको वैलिडेशन नहीं मिलती जो वो सोचता है, जो वो हासिल करना चाहता है। पूरी सिड 07 की जर्नी के बारे में बात होने वाली है। So I'm telling you about the events which were the turning points of my life. पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, पेटेंट के लिए क्या प्रोसेस रहता है। So पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो तो एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर बनाना होता है। तो हमने बात करी जो 15 एपिसोड के अंदर हार्श एपिसोड था, उसके पीछे वो 45 मिनट बैठे हुए थे। हमने शायद 15 मिनट का देखा है टेलीविजन पे। वो पूरी कॉन्वर्सेशन शायद 45 मिनट 1 घंटे की थी। टफेस्ट एंड डेफिनेटली द लाइफ चेंजिंग 45 मिनट्स ऑफ माय लाइफ। बट पीयूष बंसल ने उनमें अपना बचपन देखा और उनको फंडिंग दी। पीयूष बंसल एंड द कोलैबोरेशन विद लेंसकार्ट is going to be detrimental in terms of where we're going. क्या इनसाइट्स है, क्या शार्क टैंक के डार्क सीक्रेट्स है? नहीं सी शार्क टैंक पे जो डील होती है दैट्स अ हैंडशेक डील, नथिंग इज साइंड वहां पे। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बहुत मजेदार एपिसोड है और सीखने को बहुत कुछ है। तो एंजॉय योरसेल्फ। सो हे सिद्धार्थ गुप्ता, वेलकम टू एडॉट टॉक्स। और जैसे मैंने एक बार अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी अपना ब्रीफ और लंबा सा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी। Yeah, so hi. My name is Siddharth. I'm the founder and CEO of Sit7 Designs. Sit7 Designs को आप already briefly तो देख ही चुके हो शार्क टैंक इंडिया पे, and the kind of work that we're doing. We're basically a product innovation company जो बहुत जल्दी pivot करने वाली है in terms of how we want to solve problems, in what form of products we want to solve those problems. अभी तक हम बहुत ही limited idea से आगे चल रहे थे, but we'll talk about this in detail. So yeah, that's basically who I am. I have a master's degree in automotive engineering, so I'm an engineer, a mechanical automotive engineer by occupation, and I love to make things. I love to build things. Since a very young age, I've been making things. I've been building things. I have 3 granted patents to my name, but so I like making things. Whenever I look around, तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं इस चीज़ को कैसे improve या better कर सकता हूँ, या कुछ इससे भी better कैसे बना सकता हूँ. So that basically is who I am. और ये यहाँ की जर्नी कैसे, मतलब बिल्कुल शुरू से ले चलो कि कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे, कॉलेज लाइफ कैसे थी, सारा कुछ। उसके बाद हम आएंगे आपकी कंपनी पे। Sure. So basically, when I was in 9th standard, I was a professional cricketer उस time पे. When I was in 9th standard, I used to play cricket professionally. School से घर से stadium, कोचिंग सेंटर, एंड देन वापस 8-9 बजे रात को घर वापस और फिर सो जाना। मतलब दिस वाज व्हाट माय रूटीन वाज। तो आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड इन 2008 व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर J&K इन अंडर 15। सो दैट वाज लाइक अ बिग थिंग। बहुत देर से आई वाज इन लाइन टू गेट सिलेक्टेड, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी कंट्री में कुछ होते हैं। यू आर नॉट एबल टू हैव those X factors, approach of some big guy to get selected in that. So mera eventually 9th mein I got selected. I performed well enough, but I could not get selected in NCA. NCA is National Cricket Academy. So I'm telling you about the events which were the turning points of my life. So I didn't get selected in NCA, right? तो NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी, एंड जनरली हर टीम से 3 लोग नॉमिनेट होते हैं, कोच नॉमिनेट करता है। आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, इवन दो आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन द टीम। तो आई वॉज टेकन अबैक बाय दैट, एंड आई थॉट यार अगर मेरे को करियर में क्रिकेट को परस्यू करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया में। एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरा अगर कंपटीशन से तो चलो डील कर लेंगे, बट इन सब चीज़ों से डील ना तो मैं करना चाहता हूँ ना मैं पढ़ना चाहता हूँ इन सब चीज़ों में। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क इन अ फील्ड जहाँ पे मैं जैसा काम करूँ उसकी अप्रिसिएशन जितनी बनती है मुझे मिले, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग अदर देन दैट टू इम्प्रेस समवन और कम into the fore where people know who you are and how well you're doing. So that's when I decided कि मैं क्रिकेट को नहीं परस्यू करूँगा as a career. I was good in studies as well. I've been a school topper, class topper since the very beginning. मतलब एक 2 दिन पढ़ के भी I've been topping my classes. So 10th में I decided कि यार मेरे को इंडिया टॉप करना है। मतलब this is where I've given up cricket completely. Cricket अब नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं।
सिर्फ पढ़ाई, 10-10, 12-12 घंटे दिन में पढ़ना, सिर्फ इतना। तो 10th में मेरी कंपार्टमेंट थी। ओके या तो मैं इंडिया को बिल्कुल लीस्ट में था, मतलब आप टॉप पे जा रहे थे, मैं बिल्कुल लीस्ट में था। नहीं, नीचे कुछ नहीं यार। आई मीन पढ़ाई बहुत ज्यादा ओवररेट करते हैं लोग इसको। मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई में, मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, मतलब आई वाज फैसिनेटेड अबाउट साइंस। तो यहाँ से अभी जर्नी आगे बढ़ेगी साइंस से, कैसे मैं आगे बढ़ा। तो 10th में मैंने इंडिया टॉप करने का डिसाइड किया। इंडिया टॉप तो नहीं कर पाया, स्कूल टॉप किया 95%, गुड इनफ, बट यू नो इट वाज नॉट गुड इनफ टू टॉप इंडिया ऑब्वियसली। But I had a very keen interest in science, and hence I chose to choose and science में भी physics में मेरा बहुत interest बन रहा था उस time पे, तो I chose non-medical. I went to FITZY. 11th-12th में मेरे parents, like every other parent, told me to go to an IIT or prepare to go to an IIT. तो मैं जम्मू से बाहर गया, चंडीगढ़। जम्मू में मैं topper था, school topper था, and I was very good in everything. I mean, because the competition here was not as refined or as high quality as it would have been in Chandigarh. तो मैं जब चंडीगढ़ गया, FITZY गया, तो FITZY में I was in the A batch. वहाँ पे पहला एग्जाम हुआ, फेस टेस्ट हुआ, and I came 26th out of a batch of 35. So that was like a big setback. मतलब it was a failure of sorts for me. I even failed in chemistry. तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ था लाइफ में। तो that's when I decided कि यार नहीं, मैं मतलब that's when रियलिटी हिट की यार मैं जहाँ था वो बहुत छोटी जगह थी, अब मैं जहाँ आया हूँ ये यहाँ, नाउ आई सी दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल बेटर देन मी एज वेल, सो आई वांट टू compete with them. So that's when the journey began. I started working very hard, started developing a passion for physics. 2 साल के बाद 12th जब हमने दिया तो I had good results, could make into an IIT. वो हम बहुत बात कर चुके हैं उसके बारे में और बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। Could make into an IIT, but I had decent enough academic caliber by the end of that time. So yeah, क्योंकि मेरा physics में इतना interest develop हो गया था, physics से I wanted to do mechanical engineering. So I had started developing a curiosity for mechanical engineering. And then I went to Thapar University. Thapar University में I was a part of the Formula student team. First year में I was probably one of the only people to get selected on the basis of merit. Formula student team is basically a team of students who design, develop, manufacture a real size, real time Formula 1 car, right? And compete on the global level. So Thapar University मेरे बैच से पहले I think 2010 to 2011 में they had been to FS UK, Formula Student UK, मेरे थापर यूनिवर्सिटी में आने से पहले, and they performed the best out of any Indian university, even IITs. तो थापर में I knew कि यहाँ पे practical knowledge को अगर मेरे को use करना है और convert करना है अपनी theoretical knowledge को practical knowledge में, थापर is the place to go. So I went to Thapar, again worked really hard there. I did about 14 projects during the course of my bachelor's. Made a potential invention as well during the course of my bachelor's. And what then was that? So that was a throttle body valve for a formula student, for a race car engine. तो अगर specifically बताऊँ तो Honda EXC एक engine है, उसके लिए I designed a throttle valve. Throttle valve is basically where जब आप accelerator दबाते हो तो you basically increase the delivery of fuel and air inside the engine. Okay. So throttle valve basically उसको control करता है उस delivery को. तो I designed something जो full throttle में Direction बन रहा है सर. Yeah. आपके डायरेक्शन बन रहा है कि कहाँ से ये इतने इनोवेटिव आइडियाज का दिमाग लगा रहे थे, Yeah. यहाँ से सारी चीजें बिल्ड हो रही थी. Yeah. So उसके बाद I decided to go to Germany, learn masters, learn automotive engineering because Germany is the hub. Not the hub, is probably the leader in terms of automotive engineering in the entire world. So I wanted to go there and learn engineering from one of the best universities. So yeah, fast forward 2018 में I graduated from RWTH Aachen University, German में RWTH कहते हैं उसे हम. तो RWTH, which is an even better university than other IITs, world global ranking में अगर आप देखोगे. So eventually I graduated from an even better university and with a better caliber. Unfortunately 2017 में my father expired, तो I had to come back to India masters खत्म करते ही. Otherwise मेरा plan था थोड़ी देर वहाँ पे job करना, to get experience, exposure in an automotive company and then come back. The idea was to always come back to India and start my own thing. वो thing क्या होगा वो मुझे नहीं पता था, मतलब वो स्कूल में भी नहीं पता था
और वो मेरे को बैचलर्स में भी नहीं पता था। धीरे 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 पता चलने लगा, मास्टर्स में पता चला अच्छा मेरे को ये करना है, मेरे पास बहुत से आइडियाज है, मुझे उन्हें एक्सिक्यूट करना है। बट वो करना है ये बहुत स्टार्टिंग से पता था मेरे को। मतलब जब मैं 11th में था, आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स कि SID07, this is when the name was kind of conceived in my head. SID07, आप you'll see this behind a car, because तब मेरे को गाड़ी बनानी थी, तो you'll see this behind a car. तो that is 11th में, I was I think 17-18 years old. तो तब that is when I actually decided the name of the company, जब मेरे को ये भी नहीं पता था कंपनी करेगी क्या, ठीक है। करेगी क्या है? 07 से क्या ऑब्सेशन है? सॉरी, 07 से क्या ऑब्सेशन है? 07 से यार ऑब्सेशन, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है बहुत। मतलब दिस इज अ नंबर विच हैज बीन विद मी सिंस द वेरी बिगिनिंग, मतलब चाइल्डहुड से। मतलब इफ आई कैन शो यू माई स्कूल बैग, मतलब 3rd, 4th, 5th का स्कूल बैग, उसके पीछे 07 लिखा हुआ मिलेगा आपको। मेरे हर बैग के पीछे 07 मिलेगा, बट डेटेड बैक टू लाइक दैट यंग एज। तो वो 07 नंबर एक ऐसा जो मेरे साथ रहा है लाइफ लॉन्ग। When I look around, मतलब real life, this is something I'm sharing with you. This is like kind of थोड़ा mystical या थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा अजीब सा। इस पॉडकास्ट पे बहुत स्पिरिचुअल लोग आ चुके हैं, तो बहुत ही अजीब अजीब बातें हो चुकी हैं। Yeah, so जब मैं आसपास देखता हूँ ना, जब मैं numbers देखता हूँ, तो 70% of the times I see the number 7. Basically, yeah. So that's the kind of connection that I have with the number 7. So yeah, number 7 इसलिए actually जब कंपनी को incorporate करना था 2018 में, जब वापस आया था, तो the plan was to I applied for the name Sustainable Ingenious Designs. 07 कहीं नहीं था, वो मिला नहीं हमें नाम, मतलब it was declined. तो I said why not set 07, जो सोचा था why not 07 से आप नहीं जुड़े, 07 आपसे जुड़ा। Yeah. वो आ जाते तुम फिर। Yeah. Crazy. Yeah. Nice. या तो और उसके बाद फिर कंटिन्यू। या तो बेसिकली मास्टर्स के बाद में जब इंडिया आया, डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट माय ओन कंपनी। मेरे पास बहुत से आइडियाज थे, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट रिलेटेड, फिजिकल मैकेनिकल प्रोडक्ट्स रिलेटेड बहुत से आइडियाज थे जिनको मैं दुनिया में लाना चाहता था और उन पे फुल टाइम काम करना चाहता था। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या जब आप जॉब कर रहे होते हो, आप किसी चीज पे अपना ऑब्वियसली अपने आइडियाज पे कंप्लीट अटेंशन, फोकस, एनर्जी नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते। और मैं जहां से मास्टर्स करके हूँ, वहां तो 15 से 18 घंटे मेरे को दिन में पढ़ना पड़ता था टू कम्पीट विद द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट देयर वाज एंड द काइंड ऑफ क्लास ऑफ पीपल दैट आई वाज कम्पीटिंग विद। तो ऑब्वियसली अपने आइडियाज के लिए तो टाइम मिलता नहीं था, तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माय ओन आइडियाज, ट्राई एंड सी इफ आई कैन कमर्शियलाइज देम। तो दैट्स व्हेन SID7 Designs took birth. So yeah. Okay. Yeah. Nice. तो अब उसमें आपने क्या सोचा कि कैसे मैं ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाऊंगा या क्या करना है, इस कंपनी में क्या करना है? Yeah, so मेरा आइडिया कैसे आया? तो SID7 के साथ मेरा आइडिया था, देखो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए यू नीड सम कैपिटल, यू नो, इनिशियली यू नीड सम कैपिटल टू एटलीस्ट मेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपके बिजनेस के लिए आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो you need to invest in the tooling, you need to invest in the jigs, you need to invest in the initial manufacturing setup जो उसको बनाने के लिए लगेगा, even in the logistics, ठीक है। तो मेरा आइडिया स्टार्टिंग में जब मैंने SID7 शुरू किया था, तो इट वाज दैट वी वांट टू रन लीन एंड मैं अपने इन्वेंशंस को बेसिकली जो मैं आइडियाज की बात कर रहा हूँ वो पोटेंशियल इन्वेंशंस थी उस टाइम पे। पोटेंशियल इन्वेंशंस मतलब पेटेंटेबल आइडियाज, अभी पेटेंट फाइल नहीं हुए थे, तो मेरे को हमेशा उनके लिए पेटेंट फाइल करने थे। मेरे को इन्वेंशंस, दैट्स हाउ यू डिफाइन एन आइडिया एज एन इन्वेंशन वंस इट्स पेटेंटेड, आई मीन, ठीक है, दैट्स अ डेफिनेशन। तो आइडिया वाज टू फाइल पेटेंट्स फॉर माय आइडियाज and license them out to bigger companies. So I would have just designed the product, prototyped it and tested it and then approached a bigger company, a global company कि आप इसे लाइसेंस करो, आप बनाओ, आप सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, आप ये मेरा आइडिया लो, पेटेंटेड प्रोटेक्टेड आइडिया है, आप पेटेंट को लाइसेंस करो, क्योंकि ऐसे आप बिना पेटेंट के आइडिया लेके जाओगे तो वो तो आपका आइडिया लेके चले जाएंगे, आप उन्हें नहीं रोक सकते, राइट? पेटेंट इज बेसिकली जस्ट अ प्रोटेक्शन फॉर योर आइडिया। तो पेटेंट आइडिया वाज टू टेक इट टू देम एंड आस्क देम एंड सी इफ आई कैन लाइसेंस माय आइडियाज टू देम। तो 1.5 साल मैंने बहुत कोशिश की ड्रिल डस्टर को, व्हील असेंबली मशीन को, कोलैप्सिबल कप को लाइसेंस करने के लिए, बट नहीं हुआ। मतलब आई इवन रीच्ड टू बॉश के मतलब टॉप लेवल तक पहुंच गया था मैं, वेयर आई वाज टॉकिंग टू देयर प्रोडक्ट हेड, ग्लोबल प्रोडक्ट हेड। आई हैड अ मीटिंग विद हर एंड
we were discussing the prospects of licensing an idea like this, but that's basically where I could reach. उसके आगे नहीं जा पाए, मतलब वो convert नहीं हुआ डील. तो मेरे को यार 1.5 साल बाद रियलाइज हुआ कि यार सिटिंग इन इंडिया जहाँ पे लाइसेंसिंग या पेटेंट्स को ही उतना अभी मतलब पेटेंट्स को उतना वैल्यू नहीं किया जाता जितना लेट्स से यूएस में किया जा सकता है. और लाइसेंसिंग तो मैं किसी के पास, किसी बड़ी कंपनी के पास भी जब इंडिया में बात करता था ना, तो लाइसेंसिंग वाज लाइक कि ये क्या होता है, मतलब लाइसेंसिंग वाज समथिंग वेरी न्यू. वो कुछ एक इंडस्ट्रीज है इंडिया में जहाँ पे लाइसेंसिंग होती है, जैसे टेक इंडस्ट्री जो है वहां पे लाइसेंसिंग होती है, मतलब वहां पे डे इन एंड डे आउट लाइसेंसिंग होती है. बट फिजिकल प्रोडक्ट इसलिए जरूरी भी है ना, क्योंकि फिजिकल में क्या है कि तुम ज्यादा जल्दी मॉनिटर कर सकते हो. और जब तुम टेक में आ जाते हो या फिर इसमें एडटेक में भी आते हो तो तुम्हारी चीजें चोरी बहुत आसानी से हो सकती है. तो इसके लिए फाउंडर्स उसमें ज्यादा होते हैं. जैसे एक तरीके से यूट्यूब पे अब ये पॉडकास्ट आउट कर रहे हैं, एक क्लिप निकाल के कोई यूज कर सकता है, तो अब मैं कॉपीराइट डाल सकता हूँ. तो एक लेमन लैंग्वेज में जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए ये हो गया कि पेटेंट तुम्हारे लिए एक तरीके से कॉपीराइट हो गया. पेटेंट इज बेसिकली आईपी, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कॉपीराइट भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. अलग अलग तरह की चीजों के लिए अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. जैसे फॉर द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग, कॉपीराइट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू तो अच्छा, मेरे को ये जानना है कि जैसे पेटेंट लेते हैं, अगर किसी को कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिसको अपने चीजों पे अपने आइडियाज पे पेटेंट लेना, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, एक बार जल्दी से गो थ्रू करा दो ऑडियंस को. सो पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो तो एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर बनाना होता है. मतलब दिस इज व्हेन यू ऑब्वियसली, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पेटेंट खुद नहीं लिखने वाले हो अपना, आप एक अटर्नी के थ्रू कराने वाले हो, आप एक पेटेंट एजेंट एक अटर्नी के थ्रू कराने वाले हो. तो जब आप पेटेंट एजेंट अटर्नी को अप्रोच भी करने वाले हो या करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर तैयार करना होता है. इन्वेंशन डिस्क्लोजर में डिटेल्स होती हैं आपकी इन्वेंशन की, फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑपरेशन कैसे है, हाउ डज इट वर्क, ये चाहिए ही क्यों, मतलब व्हाई हैव यू मेड दिस इन्वेंशन, बिकॉज ये दैट्स अ पार्ट इन द पेटेंट एप्लीकेशन एज वेल कि आपने कुछ बनाया तो वो यूज का है भी कि नहीं, मतलब हाउ डज इट मेक एन इम्प्रूवमेंट इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट. उससे भी पहले आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होता है अपनी अटर्नी के साथ, सो दैट यू नो बेसिक फॉर्मेलिटी है बट करना जरूरी है वो. ठीक है, तो इन्वेंशन डिस्क्लोजर बना लिया. नाउ यू अप्रोच एन अटर्नी, अटर्नी आपका इन्वेंशन डिस्क्लोजर पढ़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क द अटर्नी टू डू प्रायर आर्ट सर्च. प्रायर आर्ट सर्च एक काइंड ऑफ जार्गन हो गया. प्रायर आर्ट सर्च इज कि आप अटर्नी को बोलते हो कि मेरा ये इन्वेंशन है, आप प्लीज चेक कीजिए दुनिया के पेटेंट पोर्टफोलियो में कि ऐसा सिमिलर कुछ है क्या जो किसी ने पहले फाइल किया हो. सी पेटेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम अगर वैसा सिमिलर भी कुछ बनाया होगा किसी ने, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, चाहे वो मार्केट में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब दुनिया भर के पेटेंट पोर्टफोलियोज में अगर वैसा सिमिलर, थोड़ा सा भी सिमिलर कहीं पे कुछ हुआ तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. तो वो प्रायर आर्ट सर्च में पेटेंट अटर्नी ढूंढता है, वो गूगल पे नहीं ढूंढता, दुनिया भर के पेटेंट पोर्टफोलियोज का एक्सेस होता है उस अटर्नी के पास, वो वहां सब में ढूंढता है और आपको बताता है कि ठीक है ये 5-6 इन्वेंशन हैं, 5-6 पेटेंट्स हैं ग्रांटेड, इनको देख लो, सिमिलर हो सकता है. डिसीजन फिर भी आपको लेना होता है कि वेदर यू वांट टू गो फॉरवर्ड, गो थ्रू विद द एप्लीकेशन और नॉट. तो आपको बताएंगे ये 5 हैं, आपके इन्वेंशन से मिलते हैं. तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेंशन आप बचा पाओगे. जो आपके क्लेम्स हैं, जो एक पेटेंट का मेजर पार्ट होते हैं, जो आप क्लेम कर रहे हो आपकी इन्वेंशन ऐसी, अगर मैं एक लैपटॉप बना रहा हूँ और वो मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी लैपटॉप एक इन्वेंशन है आज के टाइम पे, तो दैट इज समथिंग वेरी वेग, क्योंकि लैपटॉप बहुत देर से एग्जिस्ट करता है. बट उस लैपटॉप के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर एक मैकेनिज्म हो सकता है जो मैंने इन्वेंट किया हो, मैं उसको क्लेम कर रहा हूँ, मैं उस इन्वेंशन को क्लेम कर रहा हूँ, मैं पूरे लैपटॉप को एज एन इन्वेंशन क्लेम नहीं कर रहा हूँ. तो वो क्लेम आपका पेटेंट का वो पार्ट होता है जो बताता है कि आप उस प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने कर्व स्क्रीन निकाली थी, तो उन्होंने उसका पेटेंट लिया था. तो मतलब ऐसे कि तुम फोन तो सभी निकाल रहे हैं बट उन्होंने एक स्क्रीन पे ले लिया कि हमारी स्क्रीन पेटेंट है, तो और कोई यूज नहीं कर सकता 5 साल 10 साल जितना रहता है, 20 साल तक. सो पेटेंट की वैलिडिटी इज फॉर 20 years. So 20 years तक कोई अगर पेटेंट मिल जाए, जब मिल जाए तो 20 years तक नो वन कैन मेक इट यूज इट इन दैट कंट्री जहां पे आपको पेटेंट मिला है. तो आपको बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके बाद ठीक है आपने कह दिया गो थ्रू करो एंड ही गोज थ्रू विद द पेटेंट एप्लीकेशन. उसके बाद तो आपको बेसिकली अटर्नी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और अटर्नी भी अच्छे से ढूंढनी पड़ेगी जो आपका पेटेंट बहुत अच्छे से लिखे, ड्राफ्ट करे एंड अप्लाई करे एंड होपफुली यू गेट द पेटेंट. सो दिस बेसिकली इज व्हाट द प्रोसेस.
अभी तक आपको कितने कितने पेटेंट आपने ले लिए? 3 या उससे ज्यादा हो गए? 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, 2 पेंडिंग पेटेंट्स हैं। पेंडिंग मतलब अप्लाई हो चुका है, अभी ग्रांट नहीं हुआ है, बट 3 ग्रांटेड है। ओके, और वो 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? 3 प्रोडक्ट, सबसे पहला पेटेंट जो मेरे को मिला था वो था व्हील असेंबली मशीन। व्हील असेंबली मशीन का Okay. पेटेंट रिकॉर्ड टाइम पीरियड में मिला था, 6 महीने में वो पेटेंट ग्रांट हुआ था। मतलब द डे इट वाज Okay. फाइल्ड, उसके विद इन 6 मंथ्स में वो ग्रांट हो गया था, विच इज अ रिकॉर्ड। लिटरली इट्स अ रिकॉर्ड। अमिताभ कंट जो हमारे सीईओ हैं नीति आयोग के, ही ट्वीटेड अबाउट दिस ग्रांट ऑफ दिस पेटेंट, माय पेटेंट एज वेल। So yeah, so this was the first one. The second one was drill duster, and the third one was collapsible cup. So these are the 3 granted patents so far. मेरे को कब बड़ा पसंद आया था वैसे? कैसे, मतलब मेरे को अगर वो चाहिए तो मैं कैसे ऑर्डर करूँ, कैसे मिलेगा मुझे? अभी तो it's in production, not in production, it's in development, pre-production में है। Pre-production is like we are finding out, we are developing the supply chain for that. So hopefully it will be in the market soon, and you can buy it on our website or Amazon. You know, बहुत जल्दी अवेलेबल Nice. होगा। मेरे को आप भिजवा देना ऐसी भेजना। Yeah, sure. वैसे मैं ये सोच रहा था कि उस पे मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज करा के हम एडॉन टॉक्स का कुछ करके हम लोग गेस्ट को भेज सकते हैं। तो क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था, मैं सोचा था कॉफी मग के साथ करें हम, Yeah. कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको थोड़े से हैम्पर्स या गुडीज वगैरह भेजे पॉडकास्ट के बाद। Yeah. सो हम उस कप के साथ कर सकते हैं, दैट्स न्यू। Yeah, absolutely. कप से ज्यादा आई थिंक हम उसके केस के साथ कर सकते हैं। Am I audible to you? हाँ, Yeah. तो उसके केस के साथ जो आपने कब देखा होगा, we are going to be providing a case with that as well. तो वो केस हम completely customize कर सकते हैं according to the requirements of a customer, of a business customer. अच्छा हाँ। अच्छा, पेटेंट में कितने, इस पूरे प्रोसेस में कितने पैसे लग जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के होते हैं कि उनको आइडिया होना चाहिए कि यार हम करा रहे हैं तो कितने पैसे जाएंगे। Yeah. So it depends. So अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज दी हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को या इवन इंडिविजुअल्स को। यू डोंट हैव टू हैव अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी पेटेंट फैसिलिटेटर्स की। अगर आप उनके थ्रू पेटेंट फाइल करवाते हो, दीज आर बेसिकली पेटेंट अटर्नीज, पेटेंट एजेंट्स, तो आपको प्रोफेशनल फी नहीं देनी पड़ेगी, 0 प्रोफेशनल फी। और एक पेटेंट को फाइल करने के लिए 2 तरह की फीस होती है, गवर्नमेंट फी जो आप फॉर्म्स फाइल कर रहे हो उनकी फीस जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, और एक प्रोफेशनल फी जो आप लॉयर को पे करते हो या अटर्नी को पे करते हो। जनरली जो प्रोफेशनल फी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, गवर्नमेंट फी तो वैसे भी कम होती है। बट स्टार्टअप इंडिया के अंडर अगर आप रजिस्टर करके फाइल करते हो तो वो गवर्नमेंट फी भी सब्सिडाइज हो जाती है एक इंडिविजुअल के लिए या एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक यंग स्टार्टअप के लिए, और प्रोफेशनल फी 0 हो जाती है। तो वो प्रोफेशनल फी उस एजेंट को, उस अटर्नी को गवर्नमेंट पे करती है। सो दिस इज अ बिग थिंग। तो जनरली अभी से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो पेटेंट, जब मैंने थ्रॉटल बॉडी वॉल्व इन्वेंट किया था या जब मैंने उसको पेटेंट फाइल करने के बारे में सोचा था, तब 1 से 1.5 लाख रुपए लगने थे एक पेटेंट फाइल करने के लिए। अभी जो हमारा कोलैप्सिबल कप का पेटेंट है वो मैंने 12,000 में फाइल किया है, 12,000 रुपीज। I mean that's absolutely nothing. That's a huge difference. हाँ, Yeah. बहुत ज़्यादा difference है ये। Yeah. So yeah. Crazy. Okay, nice. चलो हम शार्क टैंक की बातें करते हैं। Yeah. हम शार्क टैंक पे आते हैं। तो कैसे, मतलब शार्क टैंक क्यों सोचा कि मैं शार्क टैंक जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं अपना आइडिया पिच करूँ? शार्क टैंक का यार मैं बहुत देर से बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब शार्क टैंक इंडिया में तो अभी आ रहा है, बट यू नो यूएस में बहुत देर से चल रहा है। आई एम अ बिग फैन ऑफ शार्क टैंक एंड आई एम अ बिगर फैन ऑफ मार्क क्यूबन। शार्क टैंक के ऐसे एपिसोड्स हैं कुछ जो मैं मल्टीपल टाइम्स देखता हूँ, जो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखे हैं, वेयर यू नो वेयर देयर इज सो मच टू लर्न। एक एपिसोड में ही इतना देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So I was a budding entrepreneur. I want to be a successful entrepreneur. So obviously Shark Tank is like it's a very good pastime. Pastime se zyada it's like you get to learn so much from so much successful people, right? Successful startups as well and successful business people in terms of sharks as well. तो वन फाइन डे मेरे को फेसबुक पे एक एड दिखी शार्क टैंक इंडिया की, दैट शार्क टैंक इज कमिंग टू इंडिया। मतलब शार्क टैंक पे मैं हमेशा से जाना चाहता था, दैट वाज अ ड्रीम। But you know, as an Indian and as an Indian company, you cannot really apply in Shark Tank US. मतलब they have a rule that you have to be an American citizen and also have a company that is incorporated in America. ठीक है, बट सपना था, और सपनों को लॉजिक तो चाहिए नहीं होता कोई, बट सपना था कि शार्क टैंक पे जाना है। तो ऐसे ही मेरे को एक दिन एक एड दिखी फेसबुक पे शार्क टैंक इंडिया की, सोनी पे।
तो आई थॉट यार व्हाई नॉट, लाइक लेट्स अप्लाई. ऑल्दो उस टाइम पे माय कंपनी वाज, यू नो, एंड इवन टिल डेट द कंपनी हैज अ टोटल ऑफ 1 person. I mean, there is a team of one person. I mean, I am the only person in the company right now, and our products are not really making waves in the market as of now. They will, but not as of now. और उस टाइम पे भी ऐसा ही था. तो आई थॉट पता नहीं सिलेक्ट होंगे कि नहीं, बट डेफिनेटली अगले साल तो डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, अगले साल पक्का अप्लाई करूंगा. बट समथिंग इन मी सेड कि यार इस साल भी करते हैं अप्लाई करने के तो कोई पैसे लग नहीं रहे हैं, तो अप्लाई करते हैं. तो अप्लाई किया, उसके बाद एक के बाद एक राउंड हम क्लियर करते गए, शॉर्टलिस्ट होते गए, और इवेंचुअली भी कितने राउंड होते हैं टोटल आई थिंक 5 to 6 rounds, 5 or 6 rounds ऑफ सिलेक्शन, जिनमें पहले के 2-3 राउंड्स वर टेक्निकल, वेयर यू हैड टू फिल अप फॉर्म्स एंड डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, योर कंपनी, यू नो, सिंपल काइंड ऑफ just to know about you and the company in detail. उसके बाद about you as a person, you had to send them video pitches हिंदी में, English में. उसके बाद there was a physical audition as well, in which for me it was in Delhi, and then final shoot मुंबई में. Nice, crazy. ओके, तो जब आप ये धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे थे और जैसे जैसे राउंड क्लियर हो रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ फंडिंग मिल जाएगी, मैं पास जाता रहेगा उसके? फंडिंग तो दिमाग में थी नहीं भाई. मतलब शार्क टैंक पे पहुंच भी जाते हम, और शार्क टैंक पे पहुंच के हम नेशनल टेलीविजन पे ही आ जाते, दैट वुड हैव बीन अ बिग फीट फॉर अस, बीइंग एट द स्टेट एंड स्टेज एट विच वी आर एज अ कंपनी. मतलब वी आर नॉट रियली अ कंपनी एज ऑफ नाउ. मतलब अभी तक वी आर नॉट डूइंग, मतलब कंपनी क्या होती है, कंपनी इज लाइक बिजनेस है, बिजनेस अभी नहीं था. या बिजनेस अभी है, बन गए थे, तो बेबी स्टेज पे था एक्चुअली. या तो बेसिकली बिजनेस अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ था उस लेवल पे कि कोई उसे बिजनेस कह सके. बट और मेरे लिए तो दिमाग में था कि शार्क टैंक पे पहुंच ही गए तो वहां से वील गेट, यू नो, a marketing worth of, I don't know, crores, and then we build upon that. मेरे दिमाग में वो था कि this will be a very good marketing for 6-7 Designs, and then maybe doors will open. Obviously when you are in television, doors will open. लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, सही तरह के लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, या सही तरह के लोग कांटेक्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स भी प्रॉब्ली कांटेक्ट करेंगे, एंड देन वी सी हम उसे कैसे लेके जा सकते हैं आगे. क्योंकि अभी तक एक वो भी बहुत फैक्टर मिसिंग था. हम अंधेरे में काम कर रहे थे, अब शार्क टैंक से रोशनी में आने वाले थे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या पोटेंशियल है और क्या करना चाहते हैं. ठीक है, तो आइडिया सिर्फ इतना था कि शार्क टैंक पे पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, फंडिंग मिलना ना मिलना ठीक है. बट जब शूट पे गया तो ऑब्वियसली, मतलब आई हैव बीन अ हाई अचीवर इन माय लाइफ सिंस द वेरी बिगिनिंग. तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक जगह पे पहुंच गया तो वहां पे कॉन्सोलेशन प्राइज लेके आ जाऊंगा, या मैं कॉन्सोलेशन प्राइज के लिए वहां पे गया हूँ. मतलब गया तो मैं फंडिंग के लेता हूँ. तो वहां जब मैं पहुंच गया था तो माई एफर्ट्स, माई एनर्जी, माई वर्क वॉज ऑल टूवर्ड्स गेटिंग फंडिंग. और जो मेरी पिच थी और जो मेरा आस्क था, मतलब आई वॉज देयर टू गेट दैट मच अमाउंट फॉर दैट मच इक्विटी. सो या फंडिंग के लिए तो डेफिनेटली आई वॉज देयर. बट इनिशियली जब प्रोसेस शुरू हुआ था, इट वॉज जस्ट टू मेक, पहले तो ये था कि पता नहीं सिलेक्ट होंगे कि नहीं, फिर उसके बाद सिलेक्ट होते गए तो ठीक है, मार्केटिंग मिलेगी. फिर उसके बाद जब शूट में गए तो या फंडिंग लेके जाएंगे अब तो या दिस वाज व्हाट द माइंडसेट वाज. जैसे जैसे पास जा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस और गोल्स बढ़ते जा रहे थे. या एक्सपेक्टेशंस, या गोल्स भी और एक्सपेक्टेशंस भी. या तो क्या था, मतलब उसके, अच्छा शार्क टैंक के बाद क्या चेंज हुआ? जो मतलब ये पहले तो सोचा था कि इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग अच्छे आएंगे, सारी चीजों की, बट जेन्युइनली क्या हुआ शार्क टैंक के बाद? तो शार्क टैंक के बाद यार देखो, मेरा जो एपिसोड है वो बहुत ही, या मेरी जो पिच है वो बहुत ही पेक्यूलियर है, इस सेंस में कि मेरी पिच में सब अच्छा तो हुआ नहीं था. मतलब लिटरली इट वाज, आई वाज बीइंग हैमर्ड, आई वाज बीइंग थ्रैश्ड ड्यूरिंग माय पिच. उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मतलब हमने शायद 15 मिनट का देखा है टेलीविजन पे. वो पूरी कॉन्वर्सेशन शायद 45 मिनट 1 घंटे की थी, और वो 45 मिनट 1 घंटा वॉज द टफेस्ट 45 minutes of my life, probably toughest, and probably, in fact, definitely the life-changing 45 minutes of my life, because they're going to change my life forever after that. So it was tough उस time पे. Shark Tank के बाद I've been receiving a lot of messages from a lot of people, social media पे, Instagram पे. I've been receiving appreciation, and I've been receiving, you know, encouragement. Just कई लोगों को लगता है यार इतना सब कुछ इसको बंदे को बोल दिया टीवी पे, कहीं ये डिमोटिवेट ना हो गया हो, या you know सब सही हो कि ये, मतलब you know
तो वो होता है क्या कर रही है तू, क्या बना रहा है, नहर प्लेस में बिक रहा होता है। तो लोगों को लगता है यार अरे ये क्या कह दिया, मतलब बंदा सही भी है कि नहीं, मतलब ठीक है। बट आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड आई टुक इट वेरी वेरी वेल। मतलब मेरे को 1 हफ्ता लगा था उससे निकलने में, बिकॉज वो टॉक्सिसिटी जो थी उस 45 मिनट की, उसको डंप करना बहुत जरूरी था। वो डंप करना मुश्किल होता है बहुत, क्योंकि आप एक डायरेक्शन पे एक चीज पे काम कर रहे हो 3.5-4 साल से नहीं, मतलब उससे पिछले के 10 साल भी मैं इंक्लूड करूंगा। आप इतने टाइम से उस पर काम कर रहे हो और एकदम से आपको बोल दिया जाता है कि आप जो कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बोला जाता है वो भी। तो मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि हम गलत डायरेक्शन पे हिट कर रहे होंगे, बट हमें पोटेंशियल है और हम सही डायरेक्शन पे हिट करेंगे तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नो वन कैन इमेजिन। तो उसके बाद एक तो ये अप्रिसिएशन ऑन वी केम इनटू द लाइमलाइट कि सिट 7 डिजाइन्स कुछ है जो ऐसा काम करते हैं या कर सकते हैं व्हाटएवर। बट मेजॉरिटी या मेजरली माय कोलैबोरेशन विद पीयूष बंसल, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेंसकार्ट, उनके साथ कोलैबोरेशन के दौरान जो अभी उनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ वेयर वी आर गोइंग नाउ, वेयर I as an individual and where Sit 7 as a company will go after this. तो मतलब मैं बहुत ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता उस चीज के बारे में, बट या पीयूष बंसल is going to be detrimental in terms of Piyush Bansal and the collaboration with Lenskart is going to be detrimental in terms of where we're going. So I'm learning a lot, quite a lot from Piyush, and I'm on track to do some nice work for Lenskart and for Sit 7 as well. Crazy, nice. अच्छा, उसके who was the sweetest shark? पीयूष के अलावा? Obviously यार पीयूष सर के अलावा आई थिंक अनुपम मित्तल इज अ ग्रेट शार्क। उनके अलावा, क्योंकि वो तो है ही। रही कितने गए? नहीं, मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। अनुभव was the rudest. Yeah, I don't think I have to say that. I mean, yeah, everyone knows that. यार rudest तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब क्या कहूँ यार, मतलब हाँ everyone knows that. वो तो मेरे पिच के अलावा भी लोगों ने देखा है टीवी में, so yeah, I don't think we need to say who was the rudest. बट मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में भी जब कलीग से बात कर रहा था तो हम भी इसी डिस्कशन पे थे कि यार ये बंदा इतना क्यों ऐसा है, कि मतलब ये इतना मैं जैसे डिफेंड करता हूँ उनको, क्योंकि मेरे को उस इंसान को ना धंधा आता है, मतलब एक तरीके से जैसे वो उनकी लैंग्वेज है कि ये धंधा नहीं बना रहा, ये वो नहीं बना रहा, तो वो बहुत फाइनेंस वाले लोग कैसे होते हैं ना, क्योंकि मैं अपने सीए वगैरह से भी बातें करता हूँ, या मेरा जो भाई है वो खुद सारा कंपनी का अकाउंट्स वगैरह देखता है, तो उसको ना वो लोगों से अच्छे नहीं होते। मतलब मैं मार्केटिंग आया हूँ, मेरे को पता है कि कैसे लोगों से बना के रखनी है। सेल्स मार्केटिंग में हमको बहुत मीठा होके रहना पड़ता है लोगों के सामने कि यार तुमको सब हमारे आसपास अच्छा लगेगा, तुम कंफर्टेबल होगे, सब कुछ होगे। और जो सेल्स वाले होते हैं ना, वो जो फाइनेंस वाले होते हैं ना, उनको नंबर्स नजर आते हैं, उनको दिखता है कि हाँ ये प्रॉफिट है, ये ग्रीन लाइन है तो ये बहुत अच्छा है, ये रेड लाइन आ गई तो ये बेकार है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि वो, और उनको ना वो पीपल्स मैन टाइप नहीं होते, उनको नहीं आता कि लोगों से कैसे बनानी है और उनसे कैसे बात करनी है, तो वो उनका वे, तो मैं ऐसे जस्टिफाई करता हूँ। बट हाँ, उनको अब थोड़ा तो पता होना चाहिए, जब तुम इतनी बड़ी लेवल पे कहीं बैठे हो तो तुमको थोड़ा सा सेंस लाना चाहिए। बट मेरे हिसाब से वो बंदा सही है और वो अपनी जगह सही था, मतलब मैं ऐसे जस्टिफाई करता हूँ। बट ठीक है, चल मस्त है, मेरे को सारे पसंद है, सारे शार्क्स बढ़िया थे। मतलब इसमें मैं ऐड करूंगा कि लेवल से फर्क नहीं पड़ता आप किस लेवल पे हो, चाहे आप एक चाय वाले से बात कर रहे हो या चाहे आप स्टीव जॉब से बात कर रहे हो, डजंट मैटर। मतलब एक सिंपल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के उसके हाथ उसके सामने ऐसे करके बैठो या कुछ वैसा, मतलब जस्ट सिंपल नॉर्मल स्टैंडर्ड रिस्पेक्ट for every other human being or every other creature for that matter, simple at the basic respect for anyone. So I think that's not a lot to ask. मेरा भी CA है, he is also a financial guy, he talks very politely, मतलब उसको भी numbers दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब ठीक है। चलो ठीक है, चलो इसको आगे स्किप करते हैं, हम पर्सनल में करेंगे बातें या टेक्निकली। ओके, सो शार्क टैंक में जब आप कर रहे थे सारा प्रोसेस ही कितना लंबा रहा, और फंडिंग जैसी आती है? अच्छा, एक आपकी जो थी, आपने फंडिंग ली थी, वो थी आपकी कितने आपने फंड रेज किया था, कैसा था? तो मेरा आस्क था 47 lakhs फॉर 10% इक्विटी, और मुझे मिला था शो पे 25 lakhs फॉर 75% इक्विटी एंड 22 lakhs एज डेट, एज लोन एट 12% इंटरेस्ट। या तो वो डील अब वैसी नहीं है,
मतलब अच्छा। वो डील अब क्या है वो मैं अगेन शेयर नहीं कर सकता, बट आई कैन जस्ट से दैट आई ओन सेट 7, इतना बोल सकता हूँ. Congratulations. Thank you. Yeah. And I've still collaborated with Piyush Bansal and Lenskart. ओके, तो अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि लोगों को पसंद आएगा ये जानना कि बहुत सारे लोगों की स्विच हुई होंगी, पॉसिबिलिटी है कि जो उन्होंने ऑन कैमरा किया उसके बाद फिर से नेगोशिएशन हुई हो, कुछ हुआ हो, या वही फाइनल था? नहीं. सी शार्क टैंक पे जो डील होती है दैट्स अ हैंडशेक डील. शार्क टैंक यूएस में भी, शार्क टैंक इंडिया में भी, कहीं पे भी नथिंग इज साइंड वहां पे. उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होती है कंपनी की, जो इन्वेस्टर करता है या इन्वेस्टिंग कंपनी करती है, एंड दे सी कि आप इन्वेस्टेबल हो भी, आपने जो बोला है, जो कहा है, वो ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप सही कंप्लीटली रजिस्टर्ड हो, बेसिक्स कवर्ड है ना, एवरीथिंग. एक तो हो गया ड्यू डिलिजेंस. अगर उस पर कुछ लोग ना कंप्लाई कर पाए तो अगेन डील नहीं होगी ही नहीं डील. फिर उसके बाद आप भी मना कर सकते हो बाद में, मतलब you have the right to say no afterwards, and even the investor has the right to say no or even negotiate further if अगर इन्वेस्टर कहता है ठीक है मेरे को करना है नेगोशिएट, अगर उसको नहीं करना तो नहीं करना, मतलब. बट दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन. जो वहां पे हुआ था दैट इज नॉट अ पत्थर की लकीर, इट कैन बी चेंज्ड. क्रेजी नाइस. तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके पर्सनली और आपके कंपनी के साथ भी? या फ्यूचर प्लान्स तो यार ऐसे हैं कि मैं तो कहूंगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी द नेक्स्ट 2 to 3 years आर गोइंग टू बी अ स्ट्रगल. मतलब दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन देम. स्ट्रगल द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल. वो स्ट्रगल मुझे लगता है अभी तक थी बट गलत डायरेक्शन में थी. अब सही दिशा अगर मिल रही है, मतलब अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. You have a great mentor now. Yeah, so I have a great mentor, right direction. But the next 3-4 years is going to be a struggle for me personally, because I am looking to have at least 2 to 3 streams of revenue or income coming for me, because मेरे को financially अपनी थोड़ी condition को सही करना है. So that is something. So I might be सबसे important है. Yeah, so I might be working 15-18 hours a day at 2 to 3 different in 2 to 3 different institutions, or for 2 to 3 different institutions as well. So let's see how that goes. So yeah, it's going to be a struggle next 3-4 years, but yeah, I am looking for that big problem to solve. चाहे उसको ढूंढने में मेरे को 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाए, that big problem to solve, जिसके लिए मैं एक ही प्रोडक्ट बनाऊं, बट वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसको कोई ना कर पाए. मतलब a product, a solution that is needed by the masses, especially sitting in a. You have the brain, you have that aim. वो कहते हैं ना कि मतलब मन भी है और इच्छा, मतलब सारा कुछ है. तो उस पे जाओ, भी एप्पल बना सकते हो आप अगर आप ढंग से काम करोगे तो. लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम, और उसको ढूंढने में टाइम लगाने वाला हूँ मैं. तो यार कैसे ढूंढते हो प्रॉब्लम्स, कैसे ढूंढते हो? मतलब इसका क्या आपने एक वे निकाल रखा है कि यार, क्योंकि सबकी लाइफ में मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और सबको नजर भी आती हैं, बट एक जैसे कॉमेडियंस होते हैं, अब वो जैसे कपिल शर्मा अगर स्टैंड अप कर रहा है तो वो ऐसी चीजें बोल जाएगा जो हमारे डेली लाइफ में बहुत कॉमन है, बट उसने उसको फनी कर दिया. तो ऐसी आपकी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि यार ये मेरे को अपना टेबल स्टैंड बनाना है तो मैंने बना दिया, तो आप कैसे उसको फिगर आउट करते हो? यार बहुत से तरीके होते हैं इसके प्रॉब्लम को ढूंढने के, सही तरह से ढूंढने के. मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा. पहला ड्रिल डस्टर का एग्जांपल दूंगा. मतलब वो एक प्रॉब्लम थी जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस की. तो जब मैंने फेस की तो मैंने आई वेंट टू द इंटरनेट, आई फाउंड सोल्यूशन था नहीं कोई वैसा उस लेवल का सोल्यूशन जो मेरे बजट में फिट हो जाए, जो इंडिया में मिलता हो और जो उतना इफेक्टिव भी हो. मतलब उसके लिए सोल्यूशंस थे, बट वो वैक्यूम क्लीनर बेस्ड सोल्यूशंस थे, महंगे सोल्यूशंस थे, और उनमें से मोस्टली तो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं थे. तो आई डिसाइडेड, तो मेरा इंजीनियरिंग दिमाग, मेरा वही मैंने जो बताया, मतलब आई लाइक मेकिंग थिंग्स, बिल्डिंग थिंग्स, तो मैंने कुछ बनाया. जब मैंने कुछ बनाया, इनिशियली इट वाज नॉट मेंट टू बी एन इन्वेंशन. मतलब इनिशियली मैं जस्ट बना रहा था, आई हैड अ 3D प्रिंटर 3 साल से, तो मैं कुछ भी बनाता हूँ. मतलब मैं डेली यूज किया. आई इवन मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई थी, आई मेड अ स्प्लिंट फॉर माई फिंगर. मतलब अपनी फिंगर के लिए स्प्लिंट बनाया था, क्योंकि मेरे साइज का जो स्प्लिंट मिल रहा था वो सही इफेक्टिव नहीं था. तो आई मेड अ स्प्लिंट फॉर आयरन मैन का, वो देखा है ग्लव, तो कुछ वैसा ही स्प्लिंट था, विच हैड हिंजेस एंड जॉइंट्स विच कैन मूव. तो मैं बनाता रहता हूँ चीजें. तो आई मेड दैट ड्रिल डस्टर उस टाइम पे.
जब मैंने वो बना दिया एंड आई वेंट अगेन टू द इंटरनेट टू फाइंड अ सिमिलर सोल्यूशन, मेरे को नहीं मिला। मैंने एक पेटेंट अटर्नीज के साथ मेरा बहुत स्टार्टिंग से अच्छा कोलैबोरेशन है, मतलब आई हैव अराउंड 3 to 4 पेटेंट अटर्नीज हु आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आई वेंट टू हिम, आई सेड कि यार एक बार देखो जरा, मतलब इज दिस अ पोटेंशियल इन्वेंशन, मे बी इट इज। उसने प्रायर आर्ट सर्च की एंड we found out that there is nothing like this in India. There is nothing like this which is a registered patent in India, and worldwide as well patent portfolios में इससे मिलता जुलता नहीं है कुछ भी। That's when I decided to file the patent और invention फिर प्रोडक्ट बनाने में शुरू हुए, ठीक है। बट यहाँ पे एक गलती मैंने क्या की ड्रिल डस्टर के केस में, अगर मैं कैलिफोर्निया में बैठा होता ना, अगर मैं यूएस में बैठा होता, तो ये ड्रिल डस्टर वुड हैव डन, आई वोंट से कि मतलब उसने बहुत ही कुछ दुनिया बदल दी होती, बट इट वुड हैव डन मच बेटर देन व्हाट इट हैज डन इन इंडिया, क्योंकि यूएस में वो DIY कल्चर है वेयर पीपल डू द मेंटेनेंस, ड्रिलिंग, एवरीथिंग देमसेल्व्स घर पे 70-80% सब खुद करते हैं। इंडिया में वैसा है नहीं, DIY कल्चर अभी आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यहाँ पे जो लोग ड्रिलिंग करते हैं, जो लोग ड्रिल मशीन ओन भी करते हैं, उनके लिए ड्रिल डस्टर एक एडिशनल कॉस्ट है, और ड्रिल डस्टर का प्राइस जिस प्राइस पे भी वो बिकता है 500 रुपीज पे, $500 इज अ ह्यूज डील फॉर देम, फॉर द पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, मेंटेनेंस वाले बंदे, इलेक्ट्रिशियंस। तो उस सेंस में इनिशियली मैं वहां पे उस चीज को जैसे मैं अभी एनालाइज कर सकता हूँ हाइंडसाइट पे, या मैं अगले प्रोडक्ट के लिए कर सकता हूँ, ऑब्वियसली यू लर्न अलोंग द वे। I have not done an MBA, but having launched to प्रोडक्ट बढ़िया है, बट ऑडियंस फिट और जो जियोग्राफिक्स है वो सारे अभी बेटर नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट, बिग टर्म, वेरी ह्यूज टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आपका प्रोडक्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो जिस मार्केट में आप बेचना चाह रहे हो उस मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, या उसकी डिमांड छोड़ो, उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता, तो बहुत मुश्किल है। आपको बहुत एजुकेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ तो हमें ड्रिल डस्टर के लोगों को ये भी बताना पड़ता है कि डस्ट गिरना ड्रिलिंग के टाइम पे एक प्रॉब्लम भी है। लोगों को लगता है वो तो आम बात है, मतलब दैट इज नॉर्मल, उसके बाद झाड़ू मारेंगे सही हो जाएगा, बट एक्चुअली में इट इज अ बिग प्रॉब्लम। इट सेटल्स डाउन ऑन योर फर्नीचर लेटर एंड इट्स अ हेल्थ हैजार्ड एज वेल। जिन घरों में बहुत ज्यादा ड्रिलिंग होती है, या अगर मैं अभी अपने कमरे में रेनोवेशन करता हूँ, यहाँ पे 10 होल ड्रिल होते हैं कुछ भी लगाने के लिए, दिस विल बी फुल ऑफ डस्ट, एयर भी, तो इट इज अ हेल्थ हैजार्ड। उस टाइम मतलब उस रूम में एक दिन बैठ के काम करने में यू विल इनहेल so much dust inside your lungs, the dust that cannot dissolve or somehow be eliminated from the lungs, वो वहीं रहती है, फिर वहां से जा नहीं सकती। It's a big health hazard, ठीक है। बट बहुत लोगों को ये पता नहीं, तो एजुकेशन करना पड़ता है। बट अगर ये मैं सही मार्केट में होता या मैं वहां बेचने की कोशिश करता, तो we would have done better, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप ये कर भी तो सकते हो, ये चीज यहाँ से बैठ के ई कॉमर्स के थ्रू बाहर कर तो सकते हो, या कर सकते हैं, बट मैं उसमें दिक्कत बताता हूँ। जैसे आईफोन है, वो इम्पोर्ट होता है कहीं से भी, XYZ कंट्री से। आईफोन की कॉस्ट लाइक रेंजेस फ्रॉम 50,000 to 1.5 lakhs व्हाटएवर। वो इतना सा, मतलब फिजिकल साइज उसका इतना सा है, उसकी शिपिंग कॉस्ट 1500 रुपए या 2000 भी होगी ना यूएस से यहाँ आने के लिए। वो शिपिंग कॉस्ट कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसिग्निफिकेंट। अब मेरा ड्रिल डस्टर जिसका प्राइस मैं 500 कह रहा हूँ और उसकी शिपिंग कॉस्ट DHL एक्सप्रेस के थ्रू 1500 रुपए है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? मतलब द शिपिंग कॉस्ट इज 1500 rupees and the price of the product actually is 500 rupees. So people will be willing to buy that even then. मतलब वो तब भी वहाँ someone who's interested to buy it. Exactly. क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मतलब जिनकी हम मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, वो लोग अपने स्टोन्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह बाहर बेच रहे हैं, और उस स्टोन की असली वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, मतलब अमाउंट्स नहीं बता रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि उसकी वैल्यू इतनी है, उसका शिपिंग कॉस्ट इतनी आ रही है, और वो बेच इतने में रही है, तो उसका शिपिंग कॉस्ट स्टोन, उसके बाद भी उसका मार्जिन बहुत हाई है। क्योंकि यूएस मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, उनको ढंग से मार्केट अगर तुमने किया, अगर ढंग से उनको कैंपेन्स दिखाई, आर्ट कैंपेन्स, तुम्हारी वेबसाइट अपीलिंग है कि उनको लग रहा है हाँ यार वेबसाइट बढ़िया है, तो उनको लग रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, उनको एक बार ट्रस्ट हो गया, एक बार प्रोडक्ट मांग गया, उसके बाद फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से चल जाता है। तो मैंने 2-3 लोगों के लिए करा सेम चीज। तो आप ये चीज अपने प्रोडक्ट को, मतलब अब तो आप लोगों ने सारा कर ही रहे हो, कैसे उसको मार्केट में लेके जाना, क्या करना, बट आप यहाँ से बैठे बैठे बाहर काम करने का सोचो। डेफिनेटली यार, दैट इज अ बिग इंटरनेशनल मार्केट, इज
बिग अपॉर्चुनिटी जिसको हमने अभी तक जिसपे हमने कैपिटलाइज करना शुरू भी नहीं किया। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी Exactly. जो हमारे I can help you with that. मेरे को बता देना कभी क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। रीच आउट टू यू। कोलैप्सिबल कप के लिए भी है। कोलैप्सिबल कप भी इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो समझेंगे उसको, जैसे मैं और आप समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते। यूएस में इट्स एन इंस्टेंट थिंग बिकॉज वहां पे कोलैप्सिबल कप्स ऑलरेडी हैं। ये कोलैप्सिबल कप उन कप से बहुत ज्यादा बेटर है, कैसे है वो मैं कन्विंस कर सकता हूँ, बट अगेन मार्केट होनी चाहिए ना, उसके लिए कोई सुनने वाला होना चाहिए। यहाँ पे कम है, वहां पे बहुत ज्यादा है। तो अगेन दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी थॉट ऑफ। व्हाट्स योर प्लान ऑफ शिफ्टिंग टू बैंगलोर? क्योंकि मेरा भी बन रहा था अभी, मैं जा रहा था 3-4 महीने। या सो लेट्स सी यार, अभी आपका क्या हुआ? लेट्स सी, अभी आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू थिंग्स टू हैपन, यू नो, वेटिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, and then let's see, probably Bangalore or Gurgaon. These are the two options that I have because Lenskart Gurgaon पे है, तो गुड़गांव आ गए तो पास में है, गुड़गांव आ गए तो पास में ही है। yeah आधा घंटा 1 घंटा रास्ता है। yeah क्रेजी नाइस। चल मेरे से कोई सवाल पूछना आपने? मैं तो यार उसी के बारे में पूछ रहा। So Adon Talks is a media company, right? So a media company that Adon Plus is a media company। okay डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया कुछ भी कह लो। उसके अंडर जो सब्सिडरी है वो है एडॉन टॉक्स और एडॉन एस्टेट्स, रियल एस्टेट का, और ये टॉक शो। सो एडॉन प्लस में बेसिकली हम ब्रांड्स को हेल्प करते हैं ऑनलाइन बिजनेस जनरेट करने में, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस सारी देखते हैं, उनके एक तरीके से उनको पूरा बिजनेस ऑनलाइन कैसे चलाना है उसमें हेल्प करते हैं। okay yeah nice। एंड यॉर्क स्टोर पूरा अलग है, वो डिलीवरी स्टार्टअप है जहाँ पे हम लोग एग्स प्रोवाइड करते हैं, देसी, व्हाइट, ऑर्गेनिक वगैरह। okay सो अभी इतना ही कुछ कर रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं है। बढ़िया। So I'll definitely probably want to connect with you outside of this talk as well, in terms of, you know, the digital presence. हाँ फॉर श्योर, आप कभी भी Yeah. हाँ हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अभी मेरे सारे जो अभी आगे के 4-5 पॉडकास्ट शेड्यूल है वो सारे शार्क टैंक वालों के साथ है। Okay. मेरी पूरी टीम ने एग्रेसिवली बैठ के देखा है और वो सब फैन हुए हैं कि यार शार्क टैंक वालों को बुलाओ, पहले उनके साथ कर रहा हूँ, चलो करो फिर। Yeah. मैंने अभी सारे एपिसोड नहीं देखे, मैंने आपका देखा था और मैंने 5-6 लोगों के और देखे थे, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला उसके बाद, तो अभी अब मेरे को उनके देखने पड़ेंगे जिनके साथ शेड्यूल है पॉडकास्ट। Yeah. चल लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, आपको एडॉन टॉक्स में कैसा लगा आके, सारी चीजें आप बता सकते हो। You were very nice as a host here. I don't think I need to say that. But yeah, Adon Talks पे आके अच्छा लगा यार। मतलब it's good to talk with the young generation of our country and see that the young generation of our country is doing so much in terms of, you know, making an impact. Not just in terms of, you know, making money. I think making money is an outcome. It's a byproduct of wanting to make an impact or doing something that creates value in the world. When you create value, obviously you get paid for that value. But to see that the youngsters in our country are moving in the direction of becoming entrepreneurs, but not just entrepreneurs, Lala type entrepreneurs जो बस पैसा कमाना चाहते हैं, but entrepreneurs who want to make an impact, who want to really leave a legacy, who want to create companies जो सिर्फ हमारे लाइफ टाइम पे नहीं, उनके जाने के बाद भी एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज गोइंग टू स्टे 1000 years after Steve Jobs is gone. That's the kind of companies, that's the kind of organizations that the young people in our country should be looking to probably make. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके। Yeah, thank you. बहुत सारी चीजें, कंपनी एक बार बड़ी करो, 100 करोड़ तक आप लेके जाओ, फिर हम एक पॉडकास्ट फिर से करेंगे आपके साथ। Definitely. शायद मौका रहा तो हम लाइव पॉडकास्ट करेंगे, आप कभी दिल्ली आओगे तो तब करेंगे, हम मिलेंगे। Yeah, definitely. विल स्टे इन टच। मजा आया आपसे बात Yeah, करके। thank you. थैंक यू सो Thanks मच। for inviting.